Welcome back class 6. Today I am going to start your science chapters chapter 3 fibers, fabrics and clothing part 3. पहले ही मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं और आपने ज़रूर देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसमें उनके लिंक शेयर कर दूंगी पार्ट 1 पार्ट 2 के, आप उसे ज़रूर देखना। और आज मैं बनाऊंगी पार्ट 3 जो कि इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स होगा, यानी आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूजिंग बर्निंग टेस्ट, यानी फाइबर्स की पहचान करेंगे उनके बर्निंग टेस्ट से, यानी कि फाइबर्स को जलाकर हम उनकी पहचान करेंगे कि वो नेचुरल फाइबर हैं, मैनमेड फाइबर हैं या सिंथेटिक फाइबर हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। द बर्निंग टेस्ट टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स, लाइक वेदर द फाइबर्स ऑफ ए फैब्रिक आर फ्रॉम अ प्लांट, एनिमल सोर्सेज और मैन मेड। अब यहाँ पे जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें बर्निंग टेस्ट करना है तो हमें जलाना है, इसलिए यहाँ पे सावधानी आपके लिए लिखी गई है, डू नॉट बर्न दैम योर सेल्फ। आप किसी भी रेसे को जलाने के लिए स्वयं उसका प्रयास ना करें। आप तभी ये टेस्ट करें जब आपके साथ आपसे कोई बड़ा आपके साथ हो। इट मस्ट बी डन ओनली बाई एन एडल्ट लाइक योर टीचर। आपकी टीचर की तरह कोई बड़ा हो तो ही, जब वो आपके साथ हो तभी आप ये टेस्ट करें। टेक आउट अ फ्यू strands ऑफ फाइबर फ्रॉम अ yarn और अ फैब्रिक एंड देन burn them with the help of candle flame or a matchstick. Cotton, linen and jute fibers catch fire easily and continue to burn with a bright light. They emit a smell like burning paper. A grayish-black ash is left at the end. Wool and silk burn by curling, producing a dark, crisp ash and smell like burning hair. Synthetic fiber melt on burning and give out the smell of chemical like plastic. तो यहाँ क्योंकि हम बर्निंग टेस्ट करने जा रहे हैं फाइबर्स की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बर्निंग टेस्ट से हमें फाइबर्स के कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि जो फाइबर हम जला रहे हैं, जिनका हम टेस्ट करने वाले हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें प्लांट से मिले हैं या एनिमल से मिले हैं, मैन मेड हैं या कि वो सिंथेटिक फाइबर हैं। जब हम इन्हें जलाएंगे तो हमें इनका पता चल जाएगा। जब जलकर इन रेसों की हम पहचान कैसे करेंगे, आइए हम ये जानते हैं। तो जब भी आप इसकी पहचान करें तो आपके साथ कोई बड़ा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इस टेस्ट के लिए, आप किसी भी फैब्रिक या कपड़े के यार्न से कुछ धागे निकाल लीजिए। अब माचिस या मोमबत्ती की फ्लैम की सहायता से इसे जलाइए। कॉटन, लिनन, जूट के जो फाइबर हैं वो बहुत ही आसानी से आग को पकड़ लेते हैं और ब्राइट लाइट के साथ, यानी तेज रोशनी के साथ वो लगातार जलते हैं। जलने पर इनमें से कागज़ के जलने जैसी गंध आती है और ग्रे काले रंग का राख ये छोड़ जाते हैं। और ये रेसे जो होते हैं ये हमें प्राकृतिक रेसे बताते हैं, यानी कि जब जलने पर इनमें से कागज़ जलने की स्मेल आए तो आप समझ लेना कि ये प्राकृतिक रेसे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ऊन व सिल्क के जो रेसे हैं वो जलते हैं तो कर्ल हो जाते हैं। कर्ल कैसे होते हैं, घुंघराले से हो जाते हैं, घुमावदार हो जाते हैं और जलने पर जो राख प्राप्त होती है उनसे वो काफ़ी गहरे रंग की होती है और क्रिस्प होती है, यानी कुरकुरी सी होती है। और जैसे जब हम उन्हें जलाते हैं तो उनमें से बालों के जलने जैसी गंध आती है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ देखें तो सिंथेटिक फाइबर को जब हम जलाते हैं, सिंथेटिक वाले जो फाइबर हैं, जो रेसे हैं, जब उनको हम जलाते हैं वो तो जलाने पर क्या हो जाते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, वो पिघलने लगते हैं और केमिकल्स या प्लास्टिक के जलाने पर जैसी गंध आती है ठीक वैसी ही गंध आने लगती है। तो इस तरह से हमने बर्निंग टेस्ट किया और हमने क्या पाया कि जो प्लांट्स से मिलने वाले रेसे हैं या जो
जो प्लांट से मिलने वाले जो हमारे रेसे हैं उनको जलाने पर कागज़ के जलने की स्मेल आती है। ठीक इसी तरह से जो एनिमल्स फाइबर हैं उनको जलाने पे बालों के जलने जैसी गंध आती है। और सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम जलाते हैं तो कैसी गंध आती है हमें केमिकल्स या प्लास्टिक के जलने जैसी गंध आती है। तो इससे हमारे रेसों की पहचान हो जाती है। अब है यहाँ लिमिटेशन ऑफ बर्निंग टेस्ट। तो लिमिटेशन क्या है, कुछ सीमाएं भी हैं जिससे हम बर्निंग टेस्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमें वो कंफ्यूज करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द बर्निंग टेस्ट कैन बी कंफ्यूजिंग इफ द फैब्रिक इज मेड बाय मिक्सिंग 2 और मोर टाइप ऑफ फाइबर और yarns। जो बर्निंग टेस्ट की सीमाएं हैं वो क्या हैं, वो हमें बताती हैं कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप धोखा खा जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। बर्निंग टेस्ट का परिणाम तब हमें कंफ्यूज करने लगता है जब एक या एक से अधिक प्रकार के रेशों या धागों को मिलाकर कोई फैब्रिक बनाई जाए, तब उनके जलाने पर क्या स्मेल आएगी उससे हमें पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए यहाँ पे है चेक पॉइंट और इसे भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ ए प्लांट। यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द फाइबर फ्रॉम द क्लूज गिवन। यहाँ पे कुछ क्लूज हैं और इनमें आइडेंटिफाई आपको पहचान करनी है कि वो किस तरह के फाइबर हैं। ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ ए प्लांट कीप अस कूल इन समर। तो फ्रूट से मिलने वाला जो फाइबर है वो कौन सा है और हमें ये गर्मियों में कूल रखता है, तो ये क्या है, कॉटन। जो हमने पढ़ा था ना कि लेमन के बराबर इसका फ्रूट होता है और उसमें से कॉटन के रेसे धागे बाहर कॉटन दिखाई देने लगते हैं और उससे हम काट कर सूत बनाते हैं और ये हमारे समर के लिए बहुत अच्छे समर वियर बनाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वुमेन लव टू वियर दिस शाइनी स्मूथ फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर्स स्पन बाय वॉर्म। वुमेन लव टू वियर यानी औरतों को ये बहुत पसंद है शाइनी स्मूथ फैब्रिक, यानी शाइनी यानी चमकदार चिकने फैब्रिक जो कि बनाए जाते हैं, काते जाते हैं एक कीड़े से। तो क्या है ये, सिल्कवॉर्म से बनने वाला सिल्क, जो हर वुमेन की पहली पसंद होती है, सिल्क की साड़ी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा सिल्क। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिल्क, सॉरी। तो यहाँ पे हम सिल्क लिखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर 2 का आंसर होगा, सॉरी नंबर बी का आंसर होगा सिल्क, SILK। पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया था, कॉटन होगा। नेक्स्ट हमारा सिल्क होगा। नेक्स्ट देखिए सी में है इन विंटर्स ब्लैंकेट एंड स्वेटर्स मेड फ्रॉम इट कीप यू वार्म। बहुत ही सिंपल, वुल होगा, तो इसका आंसर हम लिख देंगे वुल। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर इज trying to sell your aunt a sari, saying it is pure silk. How will you help her find out whether it is really silk or not? आप उनको कैसे मदद करेंगे, आप उनमें क्या ढूंढेंगे, क्या पहचान करेंगे और आप अपनी आंट को किस तरह से मदद कर पाएंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप लिखेंगे यू कैन हेल्प योर आंट बाय लुकिंग सिल्क मार्क ऑन द साड़ी। आप साड़ी पर सिल्क मार्क देखेंगे और अब इस तरह से अपनी आंट को आप हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप लुकिंग सिल्क मार्क ऑन द साड़ी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ यार्न मेकिंग, यानी कि यार्न कैसे बनाया जाता है, सूत कैसे बनाए जाते हैं। सूत बनाने की सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ यार्न इज मेड? Yes, you guessed is right. Yarn is spun. Spinning is the process by which a group of fiber is pulled, drawn, twisted together to make a yarn. सूत बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो क्या आप जानते हैं कि सूत कैसे बनता है? आपने बिल्कुल सही सोचा, सही अनुमान लगाया आपने कि सूत को तो काट के बनाया जाता है, सूत काता जाता है। ओके,
इनको क्या कैसे काटा जाता है? कताई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो तंतु होते हैं, पतले पतले बारीक बारीक जो तंतु होते हैं, तंतुओं का समूह खींचा जाता है और एक साथ उन्हें घुमाया जाता है ताकि उन्हें ट्विस्ट करके यार्न बनाया जा सके। तो जब ये यार्न बन जाते हैं तो ये तंतु से ही यार्न बन जाते, कई सारे तंतु जब इकट्ठा किए जाते हैं और उनको ट्विस्ट किए जाते हैं तो उनसे यार्न बनता है, यार्न या तंतु उनसे बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग बाय मशीन। मशीन से कैसे स्पिनिंग की जाती है, कैसे कताई की जाती है, कैसे सूत काटे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, कोई भी सूत जब होगी और उनकी कताई की जाएगी, उनका यार्न बनाया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगी, उनकी क्लीनिंग होगी। व्हेन द नेचुरल फाइबर्स आर हार्वेस्टेड, जब प्राकृतिक रेशों को की कटाई की जाती है और कलेक्टेड या उनको इकट्ठा किया जाता है, दे कॉन्टेन ड्राई लिव्स, तो उनमें बहुत से सूखे पत्ते भी ऐड हो जाते हैं। स्टेम्स यानी कि उनके जो तने हैं उनके छिलके भी उनके साथ मौजूद होते हैं। सीड्स भी मौजूद होते हैं। डर्ट यानी कि धूल मिट्टी होते हैं। एंड अनवांटेड मटेरियल्स, और उनके साथ कुछ अवांछित पदार्थ भी होते हैं दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग क्लीनिंग। तो जब क्लीनिंग की जाती है इन रेसों की तो ये सभी चीज़ें हटा दी जाती हैं और इस तरह से हम उनकी उन रेसों को, रेसे बनाने से पहले, उनकी कटाई करने से पहले जो रेसे हैं हमारे पास, उनकी हम साफ सफाई करते हैं। नेक्स्ट होता है कार्डिंग। द फाइबर समटाइम गेट मैटेड एंड स्टिक टू ईच अदर। अ कार्डिंग मशीन opens and arrange the fibers in a parallel manner। तो कार्डिंग में क्या होता है, द फाइबर समटाइम गेट मैटेड, क्या होता है, कभी कभी जो धागे हैं एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं, एंड स्टिक टू ईच अदर, और एक दूसरे से चिपके हुए भी होते हैं। अ कार्डिंग मशीन ओपन्स एंड अरेंज, जो कार्डिंग मशीन होती हैं वो इनको सुलझा देती हैं और इन्हें अरेंज कर देती हैं इन्हें पैरेलल मैनर, एक समांतर मैनर में, एक समांतर तरीके से उन सभी धागों को, उन सभी फाइबर्स को एक जगह अरेंज कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिंग। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर। यहाँ पर कॉम्बिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी फाइबर हैं उनमें कुछ शॉर्ट भी होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं, तो यहाँ उनका सेपरेशन होता है, यानी उनका पृथक्करण होता है, उनको अलग अलग करना होता है। लंबे तंतुओं को, लंबे धागों को अलग करना होता है और छोटे धागों को भी अलग करना होता है। ओके, इसके बाद दे आर सेपरेटेड एंड स्पन इनटू यार्न विद द हेल्प ऑफ मशीन, और सेपरेट करने के बाद उनको, उनका यार्न बनाया जाता है मशीनों की सहायता से। स्पिनिंग क्या होती है, यार्न इज ए सिंगल स्ट्रैंड बट मे बी प्लाइड इनटू सेवरल स्ट्रैंड थ्रू स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग के दौरान यार्न एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन जब कताई की जाती है तो कताई के माध्यम से इसे कई स्ट्रैंड्स में लगाया जा सकता है, कई प्लाई इनमें जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइंडिंग। द यार्न इज वॉन इनटू वेरियस पैकेज अकॉर्डिंग टू द वेट और लेंथ ऑफ द yarn balls, reels और bobbins for sewing, embroidery, knitting और weaving। बाइंडिंग क्या होता है, यार्न को वजन या लंबाई के अनुसार विभिन्न पैकेजों में उनको लपेटा जाता है। सिलाई के लिए या कढ़ाई के लिए, बुनाई के लिए, बुनाई के लिए जो यार्न बॉल्स होते हैं उनके लिए, या फिर जो सिलने के लिए, सिलाई के लिए जो बॉबिन या रील्स जो बनाई जाती हैं उनके लिए, इस तरह से इनको अलग अलग किया जाता है, अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइंडिंग। आपने ज़रूर देखे होंगे, ये देखिए इस तरह से यार्न प्रोडक्शन है, यार्न की ये पैकिंग है इनटू रील्स, रील्स बनाए जाते हैं। रील्स आपने देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे। ये यार्न बॉल्स हैं। ओके, इनको हम यार्न बॉल्स कहते हैं। आपने उनके भी बॉल्स देखे होंगे, इस तरह के होते हैं जिनसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। ये यार्न रील्स हैं जिनसे कपड़े बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। और ये यार्न हैंग्स हैं, जो लच्छे होते हैं ऊनों के, आपने देखे होंगे,
ऊन वालों के पास इस तरह के जो लच्छे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, यार्न हैंक्स, और इसके बाद इनसे बॉल बनाई जाती हैं। ये हैं यार्न कॉर्न्स, जो अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ इनका उपयोग होता है। तो ये हो गया हमारा यार्न मेकिंग और उसके स्टेप्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, हम कपड़ों के जो हमारी क्लॉथिंग मटेरियल है, जो कपड़ों का जो हमारा मटेरियल है, उनकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास उनका कैसा है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन एंसेंट टाइम्स, बहुत प्राचीन समय में, ह्यूमन्स यूज टू बार्क्स एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। बहुत पुराने समय में क्या था, कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। तब उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े जो पत्ते होते थे, जो जानवरों के स्किन होते थे यानी चमड़े होते थे, और जो फर होते थे, उन्हीं से वो अपने शरीर को ढका करते थे। When they begin to settle into agricultural community, जब वो धीरे धीरे कृषि समुदाय में जाने लगे, सेटल होने लगे, तब दे लर्न टू weaving twigs and grass into mats and basket, और तब उन्होंने धीरे धीरे तिनकों की सहायता से तिनकों को जोड़कर उन्होंने मैट यानी चटाई बनाना सीखा, बास्केट्स बनाने सीखे। When animal fleece or hair were twisted together into long strands, these were woven into fabrics, तब उन्होंने क्या देखा, जानवरों के जो उलझे हुए बाल होते थे उनको देखा, साथ ही उनके जो पेड़ों की जो टहनियाँ होती थी उनको उलझे हुए देखा, और इस तरह से देखकर उन्होंने किस तरह से बुना जा सकता है उसकी प्रेरणा उनको मिली। These were woven into fabrics, और इस तरह से उन्होंने फैब्रिक्स बनाना भी सीखा कि किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं। अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन, बहुत पुराने समय में जो प्राचीन भारतीय लोग जो थे, प्रारंभिक भारत के जो लोग थे, वो फैब्रिक पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन के होते थे। दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे उगाया जाता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर, उससे मिलने वाले जो फाइबर है वो नेचुरल फाइबर होता है। हमने पीछे पढ़ा था सन जिसको हम कहते हैं, और उससे मिलने वाले कपड़े को हम क्या कहते हैं, लिनन कहते हैं। आपको याद होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। इन एंसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में, कॉटन एज वेल फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जो प्राचीन मिस्र हैं वहाँ के भी जो लोग हैं वो लोग भी कॉटन उगाते थे नाइल नदी के किनारे, कॉटन और फ्लैक्स भी, सन भी, और उनसे वो कपड़े बनाते भी थे और उनको यूज़ भी करते थे। तो मिस्र के लोग और भारत के लोग बहुत प्राचीन समय से ही कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ फैब्रिक्स के लिए करते आए हैं। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, उन दिनों लोग ये नहीं जानते थे कि स्टिचिंग कैसे की जाती है, यानी सिलाई कैसे की जाती है, सिलाई क्या होता है, और सिल के भी कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब बातें उन्हें पता नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, तब लोग क्या करते थे कि जो फैब्रिक तो उन्होंने बनाना सीख लिया लेकिन उनको कपड़े बनाने सिलने नहीं आते थे, तब वो क्या करते थे, उन कपड़ों को अपने तन पर यूं ही लपेट लिया करते थे। Many different ways of wrapping fabric were used, और इस तरह से उन्होंने तरह तरह से कपड़ों को तरह तरह से अपने शरीर को ढकना सीखा। With the invention of the sewing needle, जब सिलाई के लिए निडल का आविष्कार हो गया यानी सुई का जब आविष्कार हो गया, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, तब जो हमारे तब लोगों ने स्टिचिंग भी सीख ली। जब निडल का आविष्कार हुआ तब उन्होंने स्टिचिंग भी सीख ली। स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, और आज जब स्टिचिंग का आविष्कार हो चुका है तो आप देख ही पा रहे होंगे कि तरह तरह के कपड़े यहाँ पर बनने लगे हैं, सिले
जाने लगे हैं। थ्रो इवन टुडे द साड़ी, wrapped around धोती, लुंगी और टर्बन आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज जहाँ आधुनिक युग है और तरह तरह की सिलाई होती हैं, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं सिलकर, वहीं अभी भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें हम बिना स्टिच किए पहनते हैं, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन यानी कि पगड़ी हैं। ये सभी अनस्टिच्ड होते हैं और लोग इन्हें अभी भी उसी तरह से पहनना पसंद करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेकिंग फैब्रिक। फैब्रिक कैसे बनते हैं, यानी कपड़े कैसे बनते हैं। फैब्रिक इज़ अ pliable strong sheet made from fibers or yarn. You must have heard names such as poplin, khaddar, malmal, denim, rubia, terracotta, etc. All these fabrics are prepared by weaving the yarn. Human beings learn to weaving by taking inspiration from nature, by observing the nest of bird and entangled branches of trees. तो जहाँ तक कपड़े बनाने की बात करें तो कपड़ा जो कि फाइबर, जिसे हम कहते हैं कि फैब्रिक जो है वो क्या है, कपड़ों की एक लंबी सीट है। कपड़ा फाइबर या धागे से बना एक बहुत ही लचीला है, मजबूत है और एक चादर की तरह का ये शीट होता है। आपने पॉपलिन का नाम सुना होगा, खद्दर का नाम सुना होगा, मलमल का नाम सुना होगा, डेनिम, रूबिया, टेरिकॉट, ये सब नाम आपके लिए नए नहीं होंगे, आपने ज़रूर ये सभी नाम सुने होंगे। इन सब कपड़ों को सूत बनाकर तैयार किया जाता है। पक्षियों के घोंसले और पेड़ों की उलझी शाखाओं को देखकर, प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने बुनाई करना सीखा। Fabrics are manufactured by many techniques such as weaving, knitting, felting, nails, etc. However, weaving and knitting, the two most popular methods of fabric construction, have been discussed in detail here. तो यहाँ कपड़े बुनाई या जाल की बुनाई या स्वेटर की बुनाई जैसे कई तकनीकों के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं। हालांकि जो वेबिंग है और जो नीटिंग है ये कपड़े बनाने के दो सबसे लोकप्रिय तरीके हैं और आगे इन्हीं के बारे में चलिए हम जानेंगे। वेबिंग क्या होता है। वेबिंग का मतलब भी होता है बुनना, कपड़ों को बुनना। वेबिंग इज़ द इंटरलेसिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न, वॉप एंड वेफ्ट। इनमें दो सेट होते हैं यार्न की, यानी धागों के दो सेट बने होते हैं जिनको कि हम वाप कहते हैं और वेफ्ट कहते हैं, विथ ईच अदर, जो कि एक के ऊपर दूसरा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई मैट बना रहे हो तो आप एक इस तरह से कुछ फाइबर्स लेंगे और उसके बाद आप इस तरह से लेंगे, एक ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे करके आप इनको मैट तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो हम बुनाई करते हैं इनको हम कहते हैं वाप एंड वेफ्ट, या जिसे हम हिंदी में ताना और बाना के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेट यार्न जो होते हैं, यानी खड़े वाले जो यार्न होते हैं इस तरह से, इनको हम कहते हैं वाप, और जो इस तरह से जो रेसे होते हैं उनको हम कहते हैं वेफ्ट। तो वाप का मतलब होता है ताना और वेफ्ट का मतलब होता है बाना। तो ताना और बाना दोनों के संयोग से कपड़ों की बुनाई होती है। स्ट्रेट यार्न इन द फैब्रिक आर नॉन एज वॉप यार्न्स, हॉरिजेंटल यार्न्स आर नॉन एज वेफ्ट यार्न्स। और जो हॉरिजेंटल यानी कि पड़े हुए जो धागे होते हैं, सूत होते हैं, उनको हम कहते हैं वेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे, ये देखिए ताना और बाना इसे कहते हैं, इसको हम वाप कहते हैं, इसको हम वाप कहते हैं जो खड़े वाले धागे हैं, और जो पड़े वाले धागे हैं इन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। ताना और बाना इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से कपड़ों की जो वेबिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कपड़ों की बुनाई। नेक्स्ट होता है हमारा नीटिंग। नीटिंग का मतलब भी बुनाई होता है। जैसे आपने अपने घर में दादी को या मम्मी को आपने ज़रूर देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। तो इसमें क्या होते हैं, फंदे होते हैं यानी लूप होते हैं, और एक लूप से धागों को पास कराकर उस लूप से नए लूप तैयार किए जाते हैं, और जो प्रीवियस जो लूप होता है उसे हम ड्रॉप कर देते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाते हैं इसी प्रोसेस को। और इस तरह से जो हम बुनकर
तैयार करते हैं वस्त्र, उसे हम कहते हैं नीटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लूप्स ऑफ yarn एंड drawing of new loop through those formed previously. Interlooping knitting is done by hand as well as on machine to make many types of sweaters, t-shirts and socks. Knitted fabric are used to make casual wear, party wear, sports wear and undergarments, as well as household articles such as bed sheets, bed covers, blankets, etc. बुनाई भी एक ऐसी कला है जो धागों के लूपों के निर्माण की प्रक्रिया है और पहले बनी हुई लूपों के माध्यम से नए लूपों को खींचने की ये प्रक्रिया है और इसे हम इंटरलूपिंग भी कहते हैं। इंटरलूपिंग बुनाई के द्वारा कई प्रकार के स्वेटर बनाए जाते हैं, टी शर्ट्स बनाए जाते हैं, मोजे यानी कि जुराबें बनाई जाती हैं तथा ये मशीनों के साथ साथ हाथों से भी इस तरह की बुनाई की जाती है। जो बुना हुआ कपड़ा होता है वो कैजुअल वियर भी हो सकता है, पार्टी वियर हो सकता है, स्पोर्ट्स वियर हो सकता है, अंडरगारमेंट्स भी हो सकता है और बहुत सारे घरेलू सामान भी इस तरह से बनाए जाते हैं जिनमें कि बेडशीट्स भी होते हैं, बेड कवर होते हैं, कंबल होते हैं। ये सब बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है चेक पॉइंट और इसे मैं चाहूँगी कि आप खुद करें क्योंकि आपको मैंने सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें कर पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए हम यहाँ पर अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।